नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी इंडियन पॉलिटी की सीरीज, जिसमें आज हम देखने वाले हैं कुछ अधिकारों के बारे में, जिसमें हम देखेंगे एक तो समानता का अधिकार और दूसरा हम देखेंगे स्वतंत्रता के अधिकारों के बारे में। यानी आर्टिकल 14 से लेकर आज हम 22 तक डिस्कस करने वाले हैं बड़े ही डिटेल से। किस किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, कौन कौन सी चीजों पर ज्यादा फोकस करना है, ये सब यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाला जो लेक्चर था, उस लेक्चर में हमने आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 की डिस्कशन करी थी। 12 में क्या था? 12 में हुआ करता था राज्य शब्द की परिभाषा। राज्य शब्द की परिभाषा हुआ करती थी भाग 3 के संबंध में, है ना। उस राज्य में क्या था? राज्य में भाई संसद था, केंद्र सरकार, राज्य विधानमंडल हुआ करते थे, जो स्थानीय सरकारें हुआ करती थी, और केंद्र की या आप कहो कि सरकार के लिए कोई प्राइवेट एजेंसी काम कर रही है तो वो भी राज्य के अंतर्गत ही मानी जाती थी। फिर था आर्टिकल 13। इस 13 के अंतर्गत हमने क्या देखा था? हमने देखा था उस काल में, यानी भारत के आजादी के समय की, इसमें भारत की आजादी के समय की बात इसमें है कि उस टाइम पर कौन से कानून ऐसे होंगे जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करने पे शून्य घोषित हो जाएंगे। यानी कुल मिलाकर आर्टिकल 13 में ये कहा गया है कि ऐसे कानून जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं वो उस स्थिति तक शून्य घोषित हो जाएंगे, है ना। ये आर्टिकल 13 में बात हुआ करती थी। फिर इसमें बात हुई कानून की या विधि की, तो फिर उस विधि की परिभाषा हमने देखी थी कि विधि के अंतर्गत क्या आते हैं। तो संसद के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं वो इसमें आते हैं, राज्य विधानमंडल के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं वो आते हैं, अध्यादेश जो आते हैं वो आते हैं, और क्या आता है, प्रत्यायोजित कानून जो आते हैं वो आते हैं, और विधि का बल रखने वाली रूढ़ियां भी उसमें आती है। ये सब चीजें हमने उसमें देखी थी। आज हम देखेंगे समानता का अधिकार, किसके बारे में। समानता के अधिकार के अंतर्गत भी कुछ अलग अलग अधिकार हमें दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आर्टिकल 14 की, यानी अनुच्छेद 14 की। अनुच्छेद 14 में क्या लिखा गया है? विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। यहाँ पर एक एक चीज आपको वर्ड बाय वर्ड पता होनी चाहिए, क्योंकि यहीं से आप जो है कंफ्यूज हो सकते हो। पहली बात, विधि के समक्ष क्षमता और विधियों का समान संरक्षण, दोनों एक बात नहीं है, दोनों अलग अलग बात है। अभी आगे हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे कि इन दोनों में फर्क क्या है। अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति हो, उसको विधि के समान समता का अधिकार है, और उसे विधियों के समान संरक्षण से कोई वंचित नहीं करेगा, है ना। प्रत्येक नागरिक हो, चाहे वो प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो नागरिक हो, चाहे वो विदेशी हो, ये सब पर लागू होता है। यानी ये आर्टिकल 14 में विधियों की समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण है ना, ये सिर्फ नागरिकों को ही नहीं बल्कि विदेशियों को भी प्राप्त है। समझ रहे ना बात? और तो और इसमें जो व्यक्ति शब्द की बात हुई ना, व्यक्ति शब्द की, इस व्यक्ति में आपको कि सिर्फ नॉर्मल जो व्यक्ति होता है वही नहीं शामिल है, यानी इंसान ही शामिल नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत जो विधिक व्यक्ति होते हैं ना, विधिक व्यक्ति क्या होता है पिछले लेक्चर में मैंने बता दिया। इसमें जैसे कि संवैधानिक निगम आ गया, कंपनियां आ गई, कोई कमेटी आ गई, पंजीकृत समितियां वगैरह आ गई, ये सब तरीके की जो है, इन सबको आर्टिकल 14 के अंतर्गत ये अधिकार प्राप्त है ना। अब अगर हम बात करें विधि के समक्ष समता की बात, तो विधि के समक्ष समता की बात हमने कहां से ग्रहण की है? तो ये ब्रिटिश जो मूल है वहां से हमने ली है। या आप कहो कि ब्रिटिशर्स से हमने ग्रहण किया है विधि के समक्ष समता। और विधियों का समान संरक्षण हमने कहां से ग्रहण किया है? तो ये हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। समझ पा रहे हैं आप बात? विधि के समक्ष समता हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन से। कहां से? ब्रिटेन से। और विधियों का समान संरक्षण कहां से लिया है? अमेरिका से लिया है। ये चीज आपको याद रखना है, ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी बना देगी स्टेटमेंट देके, है ना। अब देखो, जो विधि के समक्ष क्षमता है, इसका मतलब क्या है? विधि के समक्ष क्षमता का मतलब क्या हो गया? कानून के सामने सब बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी आदमी के पक्ष में विशिष्ट कोई विशेषाधिकार नहीं है ना। यानी किसी व्यक्ति के पक्ष में विशिष्ट विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति। यानी कल को मान लीजिए कोई व्यक्ति आए और आप एक व्यक्ति को तो राज्य जो है बहुत बढ़िया उसके साथ उसका स्वागत सत्कार करे और बढ़िया अधिकार दे, दूसरे व्यक्ति को राज्य कुछ अधिकार ही नहीं दे, तो उस व्यक्ति के तो पक्ष में तो विशिष्ट विशेषाधिकार हो गए ना। हाँ, तो ये जो है विधि के समक्ष क्षमता इसी बात को समाप्त करता है, किसी भी व्यक्ति को विशेषाधिकार हम नहीं देंगे, ऐसा स्टेटमेंट बन गया था यूपीएससी में एक बार कि विधि के समक्ष क्षमता का मतलब क्या है? तो इसका है विशिष्ट विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति, ऐसा एक स्टेटमेंट बन गया था।
ठीक है। दूसरी बात इसमें क्या होगी भाई, कोई भी साधारण विधि है या कोई विधि न्यायालय है, उसके तहत सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। कोई आदमी अमीर हो, गरीब हो, मोटा हो, पतला हो, गोरा हो, काला हो, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं, सब आदमियों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा एक साधारण विधि न्यायालय के तहत। अगला इसमें क्या आता है भाई, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, ऊंचा हो, नीचा हो, कोई सरकारी अधिकारी हो कि गैर सरकारी अधिकारी हो, कोई भी कानून के ऊपर नहीं है। जो जो आदमी कानून का उल्लंघन करेगा वो उसको सजा भुगतनी पड़ेगी। जैसे पॉलिटिकल आप बात करो तो आपने हमें क्या करना है, उसके अंतर्गत, विवादों के अंतर्गत नहीं जाना है। मैं एग्जांपल देके आपको बता रहा हूं। जैसे झारखंड के सीएम हुआ करते थे, नाम नहीं लूंगा, अब है ये सीएम, परंतु इनके ऊपर मामला हुआ कि भाई इन्होंने भ्रष्टाचार किया। तो जैसे एक सामान्य आदमी के ऊपर भ्रष्टाचार का कानून केस चलता है, सेम टू सेम इनके ऊपर भी एक कानून का केस कानून चला इनके ऊपर, और इनको क्या कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया। ये सीएम होते हुए जेल में थे, हालांकि बाद में इन्होंने इस्तीफा दे दिया। दिल्ली के संदर्भ में आप देख लीजिए, समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति, गरीब अमीर, अधिकारी हो, गैर अधिकारी हो, वो विधि के ऊपर नहीं है। ये है विधि के समक्ष समता का अर्थ। समझ रहे हैं, विधि के समक्ष समता का अर्थ कैसे पूछ सकती है, ये विशिष्ट विशेषाधिकारी की अनुपस्थिति, ये तो आपको याद ही रख लेना है। अब आ गया विधियों का सम्मान संरक्षण। तो सम्मान संरक्षण का मतलब क्या हुआ, जो विशेषाधिकार दिए गए हैं उनको क्या करेंगे, समान परिस्थितियों के अंतर्गत समान व्यवहार किया जाएगा। देखो, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण दोनों में फर्क है। जैसे विधियों का विधि के समक्ष समता का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए ये कोई भी एक जज है, जज के सामने सब आदमी बराबर है। क्या है, इसके सामने सब आदमी बराबर है ना। परंतु इसमें क्या होगा, विधियों का समान संरक्षण, इसमें क्या होगा कि जो आदमी समान नहीं है उसके साथ समान व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। जैसे आप समझो, आपको और आपके भतीजे को, भांजे को, जो छोटा सा है, 5 साल का है, उसको ये कहते कि दौड़ लगानी है और दोनों को साथ साथ दौड़ लगाना शुरू करा दे और थोड़े दूर तुम तो भागोगे और जीत जाओगे। तो विधि के समक्ष समता तो क्या हो गया भाई, विधि के समक्ष समता है, बराबर है दोनों, हमें कोई मतलब नहीं है। दोनों को हमने यहाँ पर खड़ा किया था, यहाँ से दौड़ करवाई, दोनों बराबर है, इसलिए विधि के समक्ष समता हमने रख दी। तो कभी कभी विधि के समक्ष समता तो अन्याय भी हो सकता है ना, कि 5 साल वाले बच्चे के साथ तो अन्याय हो गया, इसके साथ आपने दौड़ करवा दी तो। परंतु विधि के समान, ये जो है अपना समान संरक्षण वाला, इसमें क्या होगा, समान व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। यानी 5 वर्ष वाले बच्चे के साथ 5 वर्ष वाले बच्चे को दौड़ करवाई जाएगी। ऐसा नहीं कि 5 वर्ष वाले बच्चे के साथ आपने 20 वाले वर्ष के बच्चे के साथ दौड़ करवा दी। समझ पा रहे हैं आप, है ना। एक आदमी है, एक तो अच्छा तगड़ा और वयस्क आदमी है, और एक बेचारा आप कहोगे अपंग आदमी है, उसके साथ आपने दौड़ करवा दी। तो कह दिया भाई नहीं, हम तो विधि के समक्ष समता का व्यवहार किया है, दोनों बराबर है हमारे लिए। तो समान के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। समान के असमानों के साथ समान व्यवहार कर दिया तो ये तो क्या हो गया, ये तो अन्याय होगी ना एक तरीके की। तो यही चर्चा है इसमें, विधियों का समान संरक्षण में, है ना। और समान विधि के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम होने चाहिए। समान विधि के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम होना चाहिए, बिना भेदभाव किए समान के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। यानी जो आदमी ऑलरेडी असमान है उसके साथ आप समान व्यवहार कैसे कर सकते हो। आपने कह दिया भाई हमने तो दलितों को और SC ST को, जैसे कुछ लोग कहते हैं भाई SC ST को, OBC को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, सबको बराबरी होना चाहिए। भाई यहां पर इनको विशेष अधिकार नहीं दिए जा रहे, बल्कि आपके बराबर लाने की इनकी कोशिश की जा रही है। अगर आपको और इनको दोनों को कंपेयर करवाओ तो फिर ये तो असमान के साथ समान व्यवहार हो गया ना। एक महिला है जो पूरे समाज ने उसको दबा रखा है अब तक, वो आगे कैसे बढ़ेगी जब तक उसको थोड़े से आप अलग से उसे थोड़ा सा आप वो नहीं करोगे। जैसे आप समझिए, सरकार ने कह दिया भाई सब लोगों को मूवी देखने की टिकट दे दी कि भैया ये मूवी आई है और ये मूवी देखने की टिकट सबको दे दी, और मूवी जो हॉल है वो है फर्स्ट फ्लोर पे, और वहां से सीढ़ियां चढ़ के आपको खड़ी चढ़ाई सीढ़ियां चढ़ के जाना है। अब यहां पर देखो क्या है, कुछ बच्चे भी हैं, कुछ बूढ़े भी हैं 70 साल के, कुछ जवान भी हैं, कुछ बेचारे आप दिव्यांग भी हैं। तो आप तो कहोगे भाई हमने तो समान व्यक्ति के साथ समान व्यवहार किया है, हमने तो सबको बराबर बराबर टिकट दिया है, हमने तो समान व्यवहार किया। पर क्या ये समान व्यवहार हुआ?
क्या एक बूढ़ा आदमी की सीढ़ियों की तरह की वजह से ऊपर चढ़ पाएगा? क्या एक बच्चा इन सीढ़ियों पर चढ़ के जा सकेगा? क्या एक दिव्यांग व्यक्ति इन सीढ़ियों के ऊपर से चढ़ के जा सकेगा? पर ये तो असमानों के साथ समान व्यवहार हो गया ना, ये तो अन्याय होगी ना। तो ये समान अब ये सही न्याय कैसा होगा इसमें? भाई जवान आदमी तो सीढ़ियां चल के चली जाए, चल के चढ़ा जाए, यहाँ या तो लिफ्ट लगा दिया जाए जिसमें दिव्यांग और बूढ़े आदमी चले जाएं, या यहाँ पे कुछ रैंप लगा दी जाए जिसकी सहायता से आराम से जा सके। तो ये रैंप लगा दिया या यहाँ पर लिफ्ट लगा दी, तो क्या ये तुष्टिकरण हो गया? या आप कहो कि क्या ये विशेषाधिकार देना हो गया इनको? नहीं, ये विशेषाधिकार देना इसलिए नहीं हुआ कि ये देने से ये आगे नहीं बढ़ रहे हैं, या आप कहो कि इनकी तुलना में ये थोड़ी इनको अतिरिक्त अधिकार मिल गए, बल्कि इनके बराबर लाने के लिए ये अधिकार दिए जा रहे हैं। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। समझ गया बात? बहुत बढ़िया से, ठीक। अब देखो, जो विधि के समक्ष समता है ना, वो एक नकारात्मक मामला है। कैसा भाई? उसमें क्या है? विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति। अनुपस्थिति मतलब छीन है ना किसी के विशेषाधिकार, हम बराबर कर रहे हैं किसी को। परंतु इसमें क्या है? समान लोगों के साथ समान व्यवहार हम कर रहे हैं, असमान के साथ असमान व्यवहार कर रहे हैं, इसलिए ये सकारात्मक है। विधियों के का समान संरक्षण सकारात्मक मामला है, जबकि विधि के समक्ष समता जो है ये क्या है? नकारात्मक मामला है। परंतु इन दोनों का उद्देश्य ही क्या है? विधि और अवसर और न्याय की समानता, विधि अवसर और न्याय की समानता करना ही इन दोनों का उद्देश्य है ना। जैसे उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, कि भाई जहां समान और असमान के बीच अलग अलग व्यवहार होता है वहां पर आर्टिकल 14 लागू नहीं होता। समझे? जैसे ये मूवी वाला मैंने एग्जांपल दिया, अब कल को कोई आदमी आ जाएगी, सर ये इधर इनको लिफ्ट लगा के दे रहे हैं, इनको ये रैंप लगा के दे रहे हैं, तो आर्टिकल 14 का उल्लंघन इनके साथ तो गलत अलग तरीके से व्यवहार हो रहा है ना। हम बल्कि समान व्यवहार होना चाहिए, सबको टिकट देकर छोड़ दो, जैसे चढ़ना चाहे चढ़े जाए। तो ये व्यवस्था जहां आती है ना, समान और असमान के बीच अलग अलग, तो फिर ये आर्टिकल 14 जो है वहां लागू नहीं होता है। कि आपको ये बात समझनी पड़ेगी। अनुच्छेद 14 जो है वो श्रेणी विधान को अस्वीकृत करता है, यानी कोई ऐसे पद सोपान नहीं बनना चाहिए समाज में, या कोई श्रेणी विधान नहीं बनना चाहिए कि कोई किसी से ऊपर है कोई किसी से नीचे है। ये श्रेणी विधान को ये बिल्कुल भी अस्वीकृत करता है। कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, सब बराबर है ना। परंतु समान लोगों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, असमान लोगों के साथ असमान। भाई बच्चे हैं, बूढ़े हैं, दलित हैं, वंचित है, शोषित है, इनके साथ थोड़ा सा अलग व्यवहार होना चाहिए ना। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाइयों बहन? अगर उनके साथ बराबर या उनके साथ थोड़ा सा अलग व्यवहार नहीं किया जाएगा, थोड़ी सी अलग संवेदनशीलता उनके साथ नहीं दिखाई जाएगी, तो फिर वो तो अन्याय हो जाएगा ना। समझ पा रहे हैं आप? हाँ। परंतु देखो, ये विधि के समक्ष समता का जो अधिकार है, ये श्रेणी विधान को तो अस्वीकृत करता है, यानी कोई ग्रुपिंग्स बन जाए समाज में, कोई अलग अलग वर्ग बन जाए, ऐसा को तो ये अस्वीकृत करता है। परंतु चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो, या कोई लेन देन का कोई तर्क संगत वर्गीकरण हो, तो उसको ये अस्वीकृत नहीं करता है। जैसे भाई कोई मंत्री है, कोई राष्ट्रपति है, कोई डॉक्टर है, इस प्रकार को फिर कोई कह दो भाई सब बराबर है तो सब बराबर नहीं भाई, ये तर्क संगत है ना। कि डॉक्टर है तो वो इंजीनियर वाला काम नहीं कर सकता, तो डॉक्टर और इंजीनियर में कुछ फर्क होगा, राष्ट्रपति में और सामान्य व्यक्ति में थोड़ा सा फर्क होगा। समझ पा रहे ना आप? परंतु ये वर्गीकरण जो है वो विवेक शून्य और बनावटी नहीं होना चाहिए, यानी वो वास्तविक होना चाहिए। ऐसा नहीं कुछ भी आप कह दो और कह दो कि हाँ भाई ये जो है ये इसकी वजह से जो है हम लोग अलग अलग व्यवहार कर रहे हैं साथ। ये विवेकशील होना चाहिए। जो भी आप अगर आप इनमें जो अंतर कर रहे हो ना, वो विवेकशील होना चाहिए, है ना। ठीक है सर। अब आता है विधि के शासन का एक कंसेप्ट। ये विधि के शासन का कंसेप्ट मेंस वगैरह में भी बहुत पूछा जाता है, और प्री में कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहां से बन सकता है। देखो, विधि के शासन की सबसे पहले चर्चा की गई थी, ब्रिटेन के एक न्यायवादी हुआ करते थे, एवी डाइसी। कौन? एवी डाइसी, इनका नाम रख लेना। एवी डाइसी ने सबसे पहले चर्चा करी थी विधि के शासन। एवी डाइसी का मानना था कि विधि के समक्ष समता का विचार जो है वो विधि के शासन के सिद्धांत का मूलभूत तत्व, यानी विधि का शासन अगर लाना है तो उसमें एक विधि के समक्ष समता तो होनी चाहिए। अगर विधि के समक्ष समता नहीं है तो फिर आप मानो कि फिर वो विधि का शासन वहां पर लागू नहीं। परंतु एवी डाइसी ने ये वैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं पिछले लेक्चर्स में, पर और एक बार डिस्कस कर लेते हैं। विधि के शासन के अंतर्गत एवी डाइसी ने 3 चीजें रखी। कौन सी? एक तो लिखा मनमाने शासन का अंत। क्या? मनमाने शासन का अंत। इसका मतलब क्या हुआ
कोई भी व्यक्ति जो है उसको जब तक वो किसी कानून का उल्लंघन नहीं कर दे उसके सिवाय उसे दंडित नहीं किया जा सकता। कल को सरकार कहते भाई इन्होंने सरकार के खिलाफ बोला है, हाँ, तो हम उसे दंडित करेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। जैसे एक बार हुआ 66A IT एक्ट की धारा, ये क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है, इसकी धारा है 66A। इस 66A में यह है कि भाई अगर सरकार गलत कर रही है तो आप उसके खिलाफ बोल सकते हो, आप अपना मामला रख सकते हो। पर सरकारों ने क्या किया, ऐसे बोलने वालों को, कोई सरकार के खिलाफ जो बोले थे उनको IT एक्ट की 66 धारा का हवाला देकर उनको जेल में डाल दिया। तो मामला सुप्रीम कोर्ट के पास गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई ये तो मनमाना शासन चल रहा है आपका, इस कानून में ऐसे कोई बात लिखी ही नहीं है, और अगर एक कानून में ये वाली बात लिखी है तो भी ये तो मनमानी बात हुई है, तो मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ, तो ये मनमाना है ये। तो इस 66A जो है इसकी धारा को, IT एक्ट की 66A धारा, इसको समाप्त कर दिया गया। कौन से केस में, तो श्रेया सिंघल केस में। श्रेया सिंघल केस 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको IT एक्ट की धारा 66A इस धारा को ही समाप्त कर दिया, क्योंकि ये मनमाना शासन जो है उसको चला रही थी, है ना। बिना कानून का उल्लंघन करे कोई भी सरकार जो है वो दंडित नहीं कर सकती किसी व्यक्ति को, यह है मनमाने शासन का। दूसरा है विधि के समक्ष समता, यानी विधि के सामने सब बराबर है, अमीर गरीब, ऊंचा नीचा, गोरा काला, मोटा पतला, किसी से कोई मतलब नहीं। और तीसरा आता है विधि के शासन में व्यक्तिगत अधिकारों को मान्यता। क्या, व्यक्तिगत अधिकारों को मान्यता या प्रमुखता। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि संविधान जो है ना या कोई कानून है वो व्यक्ति के अधिकारों का स्रोत नहीं है, समझ पा रहे हैं। यानी संविधान या जो कानून है वो व्यक्ति के अधिकारों का स्रोत नहीं है, बल्कि व्यक्ति के अधिकार जो है वो स्रोत है किसी कानून या संविधान का। समझे मतलब, नहीं समझे। जैसे समझो भारत में क्या है, भारत के संविधान में जो मूल अधिकार दिए गए हैं वही नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त है। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे यहां भारत में क्या है कि कानून जो है यानी संविधान जो है वो स्रोत है व्यक्तिगत अधिकारों का, जबकि ब्रिटेन में इसका उल्टा है। ब्रिटेन में व्यक्तिगत अधिकारों को प्रमुखता दी गई है, यानी ब्रिटेन का कोर्ट, ब्रिटेन का कानून या ब्रिटेन के व्यक्ति इस चीज के मोहताज नहीं है कि वहां के कानून में किसी कोई अधिकार दिया गया है कि नहीं दिया गया है। मतलब ये कि व्यक्ति है इसलिए अधिकार है इसलिए व्यक्ति नहीं है, या संविधान है इसलिए व्यक्ति नहीं है, बल्कि व्यक्ति है तभी तो संविधान है। समझ पा रहे हैं आप बात? हाँ, तो यही इसमें बात। परंतु भारत में ये जो तीसरी इसकी चर्चा है ना भाई, व्यक्तिगत अधिकारों को प्रमुखता, ये भारत में लागू नहीं है। समझ में आ रही बात? क्योंकि भारत में जो संविधान में या कानून में लिखा गया है वही अधिकार हमको दिए जाते हैं, इसलिए हमारे यहाँ वास्तविकता में संविधान व्यक्तिगत अधिकारों का स्रोत है, ना कि व्यक्तिगत अधिकार जो है वो संविधान का स्रोत है। समझ में आ रही है आपको बात? ठीक है साहब, मतलब वही हो गया कि जो विधि द्वारा स्थापित है ना वही हमारे यहाँ हो सकता है, जो विधि के द्वारा स्थापित नहीं है या वो तार्किक नहीं है, वो वाली व्यवस्था अपने यहाँ लागू नहीं है। यानी संविधान है वो व्यक्तिगत अधिकारों का परिणाम है, जैसे कि न्यायालय द्वारा इसे परिभाषित और लागू किया जाता है, न कि संविधान व्यक्तिगत अधिकारों का स्रोत है। ऐसा है इसमें, ये जो वाली बात है ना भाई नागरिक अधिकारों को प्रमुखता, इसका मतलब यही है कि संविधान व्यक्तिगत अधिकारों का स्रोत नहीं है बल्कि व्यक्तिगत अधिकारों का परिणाम है। यानी आदमी है इसलिए संविधान है, संविधान है इसलिए आदमी नहीं है। बस यही व्यवस्था यहाँ पर लागू हुई है, भारत में ये व्यवस्था लागू नहीं। ठीक है, अब देखो भाई समता का अधिकार तो दे दिया गया, कानून के समक्ष सब समान है, परंतु इस समता के अधिकार के कुछ अपवाद भी हैं, यानी कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो जहां पर ये समता का कानून लागू नहीं होता। तो कहां लागू नहीं होता भाई? तो देखो वो कुछ मामलों में लागू नहीं होता। जैसे एक तो भारत के राष्ट्रपति और राज्यपालों को जो अनुच्छेद 361 के तहत शक्ति दी गई है ना, उनके ऊपर ये लागू नहीं होता। अगला, राष्ट्रपति और राज्यपाल जो है जब तक वो अपने कार्यकाल में हैं, जब तक अपने पद पर हैं, तब तक वो देश के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं है। क्या सामान्य नागरिकों के साथ ऐसा है? नहीं है, उनको तो न्यायालय में जाना पड़ेगा। तो इन लोगों को नहीं जाना पड़ रहा है, तो इन लोगों के साथ तो अलग विशेषाधिकार दे दिए गए ना इनको,
परंतु ये अपवाद है समानता, है ना। दूसरी बात, राष्ट्रपति हो या राज्यपाल, इनके विरुद्ध जब तक ये पद पे हैं उनके विरुद्ध कोई भी दंडिक कार्यवाही नहीं की जा सकती है, समझे। यानी कल को अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल किसी का मर्डर करके आ जाए ना, तो भी इनके ऊपर केस नहीं चलाया जा सकता, समझ पा रहे बात। किसी को मार पीट के आ जाए तो भी इनके ऊपर जो दंड कानून है, क्रिमिनल केस जो है, वो क्रिमिनल केस इनके ऊपर नहीं लगाया जा सकता। ऐसा हुआ था, राजस्थान के राज्यपाल हुआ करते थे कल्याण सिंह, और कल्याण सिंह के ऊपर केस चलने लगा, तो भैया बात आई कि नहीं, ये तो राज्यपाल है, इनके ऊपर केस नहीं चलाया जा सकता, तो फिर इनके ऊपर केस नहीं चलाया जाता है। ये अपवाद है, कुछ अपवाद है, ये याद कर लेना, आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। दूसरा क्या है, राष्ट्रपति और राज्यपाल जो है जब तक वो अपने पद पर हैं उनके विरुद्ध जो है गिरफ्तारी या कारावास जो है वो किसी भी न्यायालय में प्रारंभ नहीं की जा सकती, गिरफ्तार उनको नहीं किया जा सकता। पर देखो, राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध क्रिमिनल केस नहीं चलाया जा सकता। क्या नहीं चलाया जा सकता? क्रिमिनल केस, परंतु सिविल केस तो चलाया जा सकता है। सिविल केस राष्ट्रपति और राज्यपाल के ऊपर चलाया जा सकता है, परंतु ऐसा तभी किया जा सकता है जब पहले 2 महीने की सूचना उनको दे दी गई है। भाई 2 महीने पहले राष्ट्रपति और राज्यपाल को सूचित कर दो कि हम आपके ऊपर सिविल केस चलाएंगे फला फला मामले में। तो आप कहोगे सर ऐसा कभी हुआ है? तो बिल्कुल हुआ है। प्रणब मुखर्जी प्रणब मुखर्जी अपने राष्ट्रपति हुआ करते थे, तो इनके ऊपर ऐसा एक केस चलाया गया था। कोई बुक जो है उसके लेखन से संबंधित या कोई कॉपीराइट से संबंधित कोई मामला था जो कि सिविल मामला था, तो उनके ऊपर ऐसा एक केस जो है उसके चलाने की बात हुई। तो सिविल केस जो है चलाया जा सकता है राष्ट्रपति राज्यपाल अपने पद पर रहते हुए 2 महीने का नोटिस देकर, परंतु क्रिमिनल केस तो किसी भी परिस्थितियों में नहीं चलाया जा सकता। अगले क्या अपवाद है भाई, संसद और राज्य विधानमंडल है ना, ये कोई ना कोई जो इनकी कार्रवाई होती है उसका प्रकाशन करते हैं, चाहे वो समाचार पत्र में करें चाहे रेडियो या टेलीविजन के माध्यम से करें। तो इनके ऊपर जो है अगर इनसे संबंधित कोई मामला आता है कि भाई संसद ने या राज्य विधानमंडल ने वो कार्रवाई प्रकाशित करने की आज्ञा ही नहीं दी थी और लोगों ने वो कार्रवाई प्रकाशित कर दी, है ना, तो ऐसा मामला किसी भी न्यायालय में नहीं चलाया जाएगा। मतलब अब उसको न्यायालय सजा नहीं देगा, उसको सजा कौन देगा? उसको संसद या विधानमंडल वो देगी। संसद या विधानमंडल जो है वो उसे इस कानून की सजा देंगे, ना कि न्यायालय। परंतु विधि के समक्ष समता, या आप कहो कि विधि के शासन में क्या हुआ करता था, न्यायालय में जाया जाता था ना, सामान्य व्यक्ति को सजा कौन देता? न्यायालय। परंतु यहाँ पर न्यायालय में जाकर कौन दे रहा है? संसद दे रही है भाई इनको सजा, ठीक है ना। आ जाते हैं, अब क्या होता है, देखिए ये संसदीय विशेषाधिकार वैसे होते हैं। तो कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य है या राज्य विधानमंडल का सदस्य है, वो संसद में कोई भी बात बोलता है ना, या संसद की समिति के समक्ष कोई बात बोलता है, उस बात को लेकर किसी भी न्यायालय में यानी किसी भी कोर्ट में उसके ऊपर केस नहीं चलाया जा सकता। तो सर आप कहोगे कि सर फिर तो इसकी सजा कौन देगा उसे, अगर उसने गलत बोल दिया तो उसकी सजा उसे संसद ही दे सकती है, या अगर विधानमंडल का मामला है तो राज्य विधानमंडल ही दे सकता है। एग्जाम्पल देके बताओ ना सर, एग्जाम्पल देते हैं ना सर। अभी दिल्ली के एक सांसद हुआ करते थे बीजेपी से, विधुड़ी जी। कौन? जी लगाने लायक भी आते नहीं, विधुड़ी। और एक बीएसपी के सांसद हुआ करते थे, जिनका नाम मैं लूंगा नहीं, बीएसपी के सांसद हुआ करते थे जो कि मुस्लिम थे। अब इन विधुड़ी जी ने संसद में खड़े होकर इनको बहुत गलत गलत शब्द बोले, मुल्ला, कटवा, उग्रवादी, तमाम ऐसे शब्द बोले जो किसी सांसद को छोड़ो किसी सभ्य व्यक्ति को भी ऐसा शब्द नहीं बोलने चाहिए, बिना किसी सबूत के। आपके पास कोई सबूत नहीं है, और दुर्भाग्य है हमारे देश का कि इनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। क्यों? क्योंकि संसद ही इस पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, न्यायालय तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने बात ही संसद में कही है। और संसद जो है ये बीजेपी से, और संसद में लोकसभा की बात है, लोकसभा में बहुमत किसका है? बीजेपी का, और अध्यक्ष किसके हैं? बीजेपी के। वैसे बीजेपी जो अध्यक्ष होते हैं वो निष्पक्ष होते हैं, परंतु आप तो जानते ही हैं कि कौन कितना निष्पक्ष है, तो इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। अब आपको दिल पे नहीं लेना है कि कोई बीजेपी को सपोर्ट करने वाला तो सर आपने ऐसा कह दिया है, कांग्रेस के जमाने में भी होता था, हमें वो नहीं है। अभी हमें क्या करना है, एग्जाम्पल देके देखना है जिससे आप कनेक्ट कर पाओ अभी करंट में जो चल रहा है ना। अगर किसी को बुरा लग रहा है तो लग जाए भाई,
पढ़ना है तो आपको दिमाग खुला रखना रहेगा, और पूरा लगा तो छोड़ के जा सकता है, सब्सक्राइब किया वो भी जा सकता है। मेरे को ऐसे संकीर्ण सोच के कुछ प्राणी वाले आदमी मेरे को सब्सक्राइबर चाहिए भी नहीं, बच्चे मेरे को चाहिए दिमाग खुला रख के पढ़ने वाले। अगला है राज्य विधानमंडल हो या कोई उसकी समिति हो, उसके सदस्य के द्वारा कोई बात कही गई हो, कोई मत उसके द्वारा रखा गया हो, उसको भी न्यायालय में नहीं लाया जा सकता, कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। कि कोई व्यक्ति कल को संसद की किसी समिति में कह दे या संसद में कोई बात कह दे कि भाई आरक्षण खत्म कर दिया जाना चाहिए या फला फला कोई बात हो जानी चाहिए, तो फिर आके यहाँ पर केस कर दो या कोई मानहानि का केस करने लग जाए, ऐसा कोई केस काम यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है ना, बस इसमें यही है। एक आर्टिकल 31 गए जो मैंने कल आपको बताया था कि डीपीएसपी को लागू करने के लिए अगर कोई भी कानून बनाती है सरकार, है ना, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए कोई सरकार कानून बनाती है, तो फिर उसको इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 का उल्लंघन यहाँ पर हो रहा है। समझ ना, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं भाई। जहां अनुच्छेद 31 गा आता है वहां से अनुच्छेद 14 चला जाता है, वहां से जगह ही छोड़ देते हैं। और भाई किसको अपवाद, कोई विदेशी संप्रभु शासक है, भाई भूटान का राजा आ गया और यहाँ आके गाड़ी चला रहा था और दिल्ली में किसको ठोक दिए, मान लीजिए 4 आदमी मर गए, तो क्या आप इनको पर केस चलाएंगे? नहीं, इनको इम्यूनिटी प्राप्त। कोई आया अमेरिका राजदूत आया भारत में और उसने किसी आदमी को मारपीट कर दिया, गाली गलौज दे दी, क्या इनको केस चलाएंगे? नहीं चलाएंगे, इम्यूनिटी इनको है। कोई डिप्लोमेट आया उसके भी, इनको सब दीवानी फौजदारी मुकदमों से इनको मुक्ति दी गई है। ठीक है सर। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, यूनाइटेड नेशन, उसकी एजेंसियां वगैरह है कोई, उनको भी कूटनीतिक इम्यूनिटी प्राप्त होती है, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी उनको प्राप्त होती है, उनके ऊपर भी कोई केस वगैरह यहाँ पर नहीं चलाया जा सकता। तो ये हो गया आर्टिकल 14, विधि के समक्ष सत्यता और विधि का समान संरक्षण, है ना, विधि का शासन की जो संकल्पना है वो हमने देख ली, है ना, इससे क्या अपवाद है वो देख लिया। अब आ जाते हैं आर्टिकल 15 पे। आर्टिकल 15 में क्या लिखा है? कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध, यानी संविधान जो है भारत के नागरिकों के प्रति कुछ आधारों पर विभेद करने का प्रतिषेध करता है। कौन से आधारों पर? तो देखो यहां पर क्या बात हुई है, अनुच्छेद 15 में व्यवस्था की गई है कि राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल, क्या ये है, केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर विभेद नहीं करेगा। क्या करेगा? नहीं करेगा। केवल किसका किसका? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। केवल लगा, इसका मतलब बाकी के आधार पर भेदभाव कर सकता है। ठीक, यहां पर एक बात आई है, क्या? विभेद और केवल, दो बात यहां पर आई है। तो विभेद का मतलब तो क्या हो गया कि किसी के विपरीत कोई मामला हो, भाई किसी के विरुद्ध कोई विपरीत मामला कर दे या किसी के पक्ष में हो जाए तो भी तो विभेद हो गया ना। मान लीजिए एक आदमी है एक्स, एक इसके विपरीत कोई मामला हो गया, या एक आदमी है भाई इसके पक्ष में कोई मामला हो गया, तो दोनों ही भेदभाव हो गया ना। तो ऐसा भेदभाव जो है वो नहीं किया जाएगा। अब एक है केवल, केवल का मतलब है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान को छोड़कर बाकी आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। 1, 2, 3, 4 और 5 आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। समझ में आ रहा है? आपको बात समझ में आ रही है? देखो यही बात समझे। इसका अभिप्राय है कि अन्य आधारों पर मतभेद किया जा सकता है। अनुच्छेद 15 की जो दूसरी व्यवस्था है उसमें कहा गया है कि कोई नागरिक जो है केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भी दुकान हो, कोई भी सार्वजनिक भोजनालय हो, होटल हो, सार्वजनिक मनोरंजन का स्थान हो, वहां पर प्रवेश करने से उसे रोका नहीं जाएगा। कि कल को आदमी कहते भाई आप तो एससी हो, आप तो एसटी हो, आप तो ओबीसी हो, आप तो महिला हो, आप तो दिव्यांग वगैरह हो, आप लोगों को यहां पर नहीं आने दिया जाएगा। तो क्या कहा जाएगा कि भाई इस आधार पर आपको होटल में जगह नहीं देंगे, हम जो है कोई पार्क हम नहीं जाने देंगे, तो बिल्कुल आपको मना नहीं किया जा सकता इस आधार। दूसरा, कोई राज्य निधि से पोषित है, चाहे वो कौन से पोषित है, चाहे भागता है पोषित है, थोड़ा बहुत पैसा राज्य ने दिया हो, उसके पोषित से साधारण जनता के प्रयोग के लिए कोई बनाया हुआ है जगह, जैसे कुआं बनाया हुआ है, तालाब बनाया हुआ है, कोई स्नान घाट बनाया हुआ है ना, इस प्रकार की जगह बनाई हुई है, तो वहां जाने से भी जनता को रोका नहीं जा सकता। जैसे हरिद्वार में हर की पौड़ी है, किसने बनाई है? वो सरकार ने बनाई है, पैसे देकर वहां पर। अब कल को वहां पर लोग कहते हैं कि भैया वहां पर SC ST वाले लोग नहीं जा पाएंगे,
तो क्या ये बात सही होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये लोग जा सकते सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट कहेगा भाई नहीं, बिल्कुल आप इनको बिल्कुल नहीं रोक सकते, आप इनको जाति के आधार पर रोक रहे हो, तो आप इनको कहीं रोक सकते हो। ठीक है ना? ठीक है साहब। अब इनमें देखो, राज्य और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध ये प्रतिषेध करता है। किस मामले में? ये तालाब, स्नान घाट, दायित्व और निबंधन वाली जो व्यवस्था है इसमें। जबकि जो पहला मामला है ना, ये होटल वाला, ये सब हो गया, वहां पर केवल राज्य के विरुद्ध ही इनको अधिकार प्राप्त है, निजी व्यक्ति के विरुद्ध अधिकार प्राप्त नहीं। ठीक है साहब। अब देखो, विभेद का जो ये प्रतिषेध है, इसके भी कुछ 3 अपवाद हैं। क्या अपवाद है? राज्यों को इस बात की अनुमति है कि वो बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। तो आप कहोगे सर, महिलाओं के और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर दिया, अभी तो आप कह रहे थे कि आर्टिकल 15 में का मतलब ही ये है भाई किसी के विरोध में नहीं होना और किसी के पक्ष में नहीं होना। यहाँ तो महिलाओं और बच्चों के पक्ष में आप हो गए ना, परंतु ये अपवाद है। क्या है? अपवाद है। महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था कर सकता है राज्य। जैसे महिलाओं के लिए 33% आरक्षण दिया गया है जो स्थानीय निकाय है उनमें, बच्चों के लिए निःशुल्क की शिक्षा की व्यवस्था की गई है ना? ठीक है। और राज्य को एक और अधिकार होगा कि भाई जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं या जो SC ST हैं, उन लोगों के लिए भी विशेष उपबंध कर सके सरकार। समझ पा रहे हो? जैसे कोई विधानमंडल में सीटों का आरक्षण कर दिया, संसद में, राज्य विधानमंडलों में, या सार्वजनिक जो शैक्षणिक संस्थाएं उनमें शुल्क से छूट दे दी, भाई जो SC ST हैं उनको जो है उनके ऊपर कोई शुल्क नहीं लगेगा, फीस नहीं देनी पड़ेगी उनको। ये अपवाद है आर्टिकल 15। हाँ, और राज्य को यह भी अधिकार प्राप्त है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से यानी सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड है या अनुसूचित जाति और जनजाति है, उनके उत्थान के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए छूट उनको दी जा सकती है ना? भाई इन लोगों को जो है कोई एंट्रेंस एग्जाम होता होगा तो भाई इन लोगों को नहीं देना होगा, या हो सकता है कि एंट्रेंस एग्जाम में इनको कम नंबर लाने पर भी काम चल जाए। तो ये सब चीजें क्या है? ये है अपवाद समानता के अधिकार के, है ना? अब जाइए, शैक्षणिक संस्थान किसी भी प्रकार के हो, चाहे वो राज्य से के अनुदान से प्राप्त शैक्षणिक संस्थान हो, चाहे कोई प्राइवेट शैक्षणिक संस्थान हो। जैसे मान लो कोई प्राइवेट स्कूल है, अब आप उसमें जाके कहो भाई हम लोगों को, हम OBC से आते हैं या हम EWS से आते हैं, तो हम लोगों को जो है वो 10% आप दो, 10% बच्चों को आपको फ्री में एडमिशन देना होगा। अब प्राइवेट वाला कहते हैं कि हम तो नहीं देंगे, तो आप क्या करोगे? सुप्रीम कोर्ट ले जाओगे कि साहब आर्टिकल 15 में लिखा है कि निजी जो स्कूल होगी या कॉलेज होगी उसमें भी आपको मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। परंतु कल को आप कह दो कि जो माइनॉरिटीज ने बनाए रखा है उसमें आप चले जाओ, तो वहां पर आपको ये अधिकार नहीं मिलेगा। तो अल्पसंख्यक जो है वहां पर ये अधिकार, ये सेक्शन राज्य से अनुदान निजी या हाँ माफ कीजिएगा, यहाँ पर अल्पसंख्यक जो है वहां पर भी आपको ये अधिकार मिलेगा, चाहे वो राज्य से अनुदान प्राप्त हो, निजी हो या कोई अल्पसंख्यक हो, सब में आपको ये अधिकार मिलेगा। हाँ, और कमजोर वर्ग के जो नागरिक है EWS वाले, उन लोगों को उन्नति के लिए भी विशेष प्रावधान कर सकती है सरकार। जैसे EWS के लिए 10% सीटें जो है वो आरक्षित कर दी गई है, सरकारी हो, निजी हो, चाहे कोई सहायता प्राप्त वो हो, है ना? परंतु यहाँ पर अल्पसंख्यक वालों में नहीं दिया गया है। EWS वालों को, अल्पसंख्यक जो संस्थान है ना, वहां पर इनको 10% आरक्षण नहीं दिया गया है। और ये 10% आरक्षण जो है पहले से जो SC ST और OBC को मिला हुआ है ना, उनसे उनके अतिरिक्त ये आरक्षण होगा। ये 103वां संविधान संशोधन जो हुआ ना, उससे की बात है। पर कौन जो है EWS होंगे? इन EWS के ऊपर जो है वो कुछ कोटा रखा गया है भाई, जो 6 लाख की जिनकी आय हो, उससे ज्यादा आय हो उनको नहीं दिया जाएगा। बाकी कुछ और भी इनके इंटरनल कोटाज है भाई, कुछ शर्तें हैं, वही EWS में शामिल हो सकते हैं, है ना? और अब है बात OBC के आरक्षण के लिए कहां पर? तो जो भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं ना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वहां पर OBC वर्ग के आरक्षण की बात 93वें संविधान संशोधन 2005 में ये शामिल किया गया था, जिसमें ये कहा दिया गया भाई केंद्र सरकार ने शैक्षणिक जो भी केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान है वहां पर यह आदेश पारित कर दिया 2006 में, जिसके तहत जो OBC वर्ग के लोग हैं उनको 27% आरक्षण दिया जाएगा। जो भी IIT हो, IIM हो, इनमें पढ़ने वाले जो इंस्टीट्यूशन है ना, शैक्षणिक इंस्टीट्यूशन, उनमें OBC को दिया जाएगा। और 2008 में फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि हाँ भाई ये आरक्षण आप दे रहे हो इनको, 27%, ये वैध है,
है ना। पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें क्रीमी लेयर का सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। अभी क्रीमी लेयर क्या होता है, तो भाई क्रीम क्या होती है, क्रीम मतलब जो बढ़िया बढ़िया चीजें होती है वो। तो यहाँ पर भी वही है कि क्रीम का मतलब हो गया, क्रीमी लेयर का मतलब हो गया कि ओबीसी में भी कुछ ऐसे वर्ग होंगे जो क्रीम के जैसे ऊपर आ गए हों। समझ रहे हैं बात, जैसे वो खुद पहले ही अमीर हो गए, बहुत ज्यादा लाभ उनने उठा लिया, तो अब उनको जो है ओबीसी आरक्षण का अधिकार नहीं मिलेगा। तो वही आते हैं क्रीमी लेयर में। क्रीमी लेयर में कौन कौन से आते हैं, तो ये देख लो, जैसे कोई संवैधानिक पद पर व्यक्ति है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, वो जाके कल को ओबीसी का वो मांगने लगे, लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य हैं वो मांगने लगे तो उनको नहीं मिलेगा। कोई ग्रुप ए और ग्रुप बी की सेवा का अधिकारी है उसको भी ये नहीं मिलेगा। बैंक बीमा वगैरह की कंपनी में काम करता है उसको भी नहीं मिलेगा। और कोई प्राइवेट कंपनी में काम करता है ना, उनको भी ये नहीं मिलेगा। जो कि इनकी आप बात करोगे ए और बी की ग्रुप की जो जॉब्स होती हैं उनके समानांतर कोई जॉब हो, जैसे मान लीजिए किसी कंपनी का सीईओ हो, तो उनको फिर ये अधिकार नहीं मिलेगा, ओबीसी का आरक्षण नहीं मिलेगा। सेना में कर्नल रैंक से ऊपर का कोई अधिकारी है उसे भी नहीं मिलेगा। कोई डॉक्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, कलाकार हो, कोई लेखक हो, कोई सलाहकार हो, उनको भी ये नहीं मिलेगा। कोई व्यापार वाणिज्य में लगे हुए लोग हैं उनको भी अधिकार नहीं मिलने वाला है। समझ पा रहे हैं आप बात? हाँ जी। और शहरी क्षेत्रों में जिन लोगों के पास भवन हो उन लोगों को भी नहीं मिलेगा। कुछ जो लोगों की सालाना आय है 4.5 लाख उनको, पर ये सालाना आय को तो बाद में बढ़ाकर 8 लाख कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 8 लाख। क्रिमिलेयर के लिए 8 लाख की आय चाहिए, इससे ज्यादा आय नहीं होनी चाहिए। इससे ज्यादा आय हुई तो आपको क्रिमिलेयर आपको ओबीसी का आरक्षण नहीं मिलेगा। अगला आता है ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो है, तो 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से सेम बाकी चीजें वही है, 10% आरक्षण दे दिया गया ईडब्ल्यूएस वालों को भी। ये अतिरिक्त दिया गया है एससी एसटी और ओबीसी को जो ऑलरेडी आरक्षण मिल चुका था ना 50%, उसके सिवाय अलग से ये आरक्षण दिया गया है ईडब्ल्यूएस को। ठीक है साहब। और ईडब्ल्यूएस को होगा इसकी कुछ शर्तें दी गई, भाई 6 लाख से कम आय हो, बाकी ये 5 एकड़ से अधिक भूमि हो, ये सारे आपको याद रखने की जरूरत नहीं, एक बार आप देख लीजिएगा बस छोटा सा थोड़ा सा। ये कोई नहीं पूछने वाला आपको कि कितनी होनी चाहिए कितनी नहीं होनी चाहिए। बस एक चीज अगर यहाँ पर कोई पूछी जा सकती है तो वो ये कि जो आय जोड़ी जाएगी ना वो माता पिता की जोड़ी जाएगी, और 18 वर्ष से कम आयु के जो भाई बहन हैं या उनकी पति पत्नियां हैं ना उन सब की आय को जोड़ा जाएगा। मान लीजिए घर में 5 भाई हैं और 5 भाइयों में से 2 की शादी हो गई हो, और 2 भाई अगर आपके बहुत पैसा कमा रहे हो और वो उनकी उम्र जो है 18 वर्ष से ज्यादा हो, तो वो आपकी आय में नहीं जुड़ी जाएगी, फिर आपको तो ईडब्ल्यूएस का जो है वो फायदा मिलता रहेगा। ठीक है साहब। अब आ जाता है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में क्या है? अनुच्छेद 16 में चर्चा की गई है लोक नियोजन की। लोक नियोजन का मतलब क्या हो गया भाई, कोई भी सरकारी नौकरी है, ऐसा समझो, कोई भी सरकारी नौकरी है, इस सरकारी नौकरी में धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। चाहे वो किसी धर्म का हो, वंश का हो, जाति का हो, लिंग का हो, इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा सरकारी नौकरियों में, ये कहता है अनुच्छेद 16। ठीक है साहब। परंतु इस सरकारी नौकरी में ये आरक्षण है, ये भेदभाव नहीं किया जाएगा, इसके कुछ अपवाद भी हैं। क्या अपवाद है भाई? संसद को ऐसा कानून बना सकती है जिसमें निवास की योग्यता रख सकती है। जैसे संसद ये कह दें कि भाई अरुणाचल प्रदेश में कोई किसी को नौकरी करनी हो तो उसे अरुणाचल प्रदेश का निवासी होना जरूरी है, यानी रेसिडेंट होना जरूरी है। कहाँ पैदा हुआ इससे मतलब नहीं है, किस धर्म का है इससे मतलब नहीं है, परंतु निवास की योग्यता वो रख सकती है। और ऐसा रखा भी गया था 1957 में, परंतु फिर इस एक्ट को 1974 में समाप्त कर दिया गया। ऐसा निवास की योग्यता की जो ये अनिवार्य शर्त है अब सिर्फ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सिर्फ इस निवास की योग्यता को अभी रखा गया है। और ये भी कौन सी नौकरियों में? तो जो नौकरी उन सरकारी नौकरियों में है जिन नौकरियों में आप कहो कि जो ग्रुप ए वाली जो नौकरियां नहीं है ना उनमें, या ए या बी की नौकरियां जो नहीं है, या आप कहो कि गजट में जिन नौकरियों की चर्चा नहीं होती उनकी, उन नौकरियों में ही सिर्फ ये निवास का आरक्षण दिया जा सकता है। या नियुक्ति के मामले में आरक्षण की व्यवस्था भी कर सकता है। आरक्षण की व्यवस्था कैसे? जैसे कि सरकार कहती है भाई ऐसा कोई पद है ये तो हम सिर्फ पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को ही देंगे,
जैसे ओबीसी को आरक्षण दे दिया ना, तो आरक्षण देना ये तो बात होगी, सरकारी नौकरी में आरक्षण दे दें। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे 5 असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब निकली है और 5 के 5 ओबीसी के लिए है, या 5 के 5 एसटी के लिए है, 5 के 5 एसटी के लिए है, इस प्रकार से, तो ये उनको आरक्षण दे सकता है। अगला क्या है, कोई संस्था या उसके कार्यकारी परिषद के सदस्य हो, उसको क्या कर सकते हैं, धार्मिक आधार पर व्यवस्था की जा सकती है। धार्मिक आधार पर व्यवस्था कैसे, मतलब जैसे कोई मंदिर हो, उसकी देख रेख सरकार देख रही हो, है ना, या सरकार उधर कुछ पोषण उसका कर रही हो, तो यहाँ पर अब बात आ गई पुजारी की, तो इस पुजारी को कह सकते हैं भाई हिंदू धर्म का मंदिर है तो पुजारी इसमें हिंदू ही होगा, तो धर्म जो है उसको रखा जा सकता है। परंतु इस धर्म में ऐसा नहीं कह सकता कोई कि सिर्फ जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण ही इसका पुजारी बन सकता है, नहीं, उस पुजारी बनने के लिए जो योग्यता है वो योग्यता कोई SC ST का बंदा भी पूरा करता है तो वो भी फिर उसका पुजारी बन सकता है। यानी जातिगत आधार पर नहीं, सिर्फ धर्म के आधार पर ही रखा जा सकता है ना। ठीक है, अगला अपवाद क्या है, तो अगला अपवाद ये है भाई, ये जो EWS वाला है ना, जैसे ओबीसी को दिया वैसे EWS को भी 10% आरक्षण दिया जा सकता है, बस यही है। ठीक है, अब एक चर्चा आती है मंडल आयोग की। ये मंडल आयोग क्या है और उसका परिणाम फिर क्या हुआ। तो मंडल आयोग में बात है सन 1979 ईस्वी की, सन 1979 ईस्वी की। इस टाइम देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे मोरारजी भाई देसाई। मोरारजी भाई देसाई ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया बीपी मंडल की अध्यक्षता में। कौन सा थे, दूसरा पिछड़ा वर्ग था। तो आपको सर फर्स्ट कौन था, तो फर्स्ट था काका कालेलकर, काका कालेलकर आयोग, ये हुआ करता था फर्स्ट ओबीसी आयोग। तो मोरारजी भाई देसाई ने दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया बीपी मंडल की अध्यक्षता में। कौन से अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 340 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत। क्योंकि अनुच्छेद 340 में चर्चा है कि सरकार जो है वो समय समय पर जो पिछड़े वर्ग हैं उनकी सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति किस प्रकार से है इसकी जांच के लिए आयोग गठित करती रहेगी। तो इसी प्रावधान का सहारा लेकर बीपी मंडल की अध्यक्षता में आयोग गठित किया जाता है, ओबीसी आयोग गठित कर दिया गया। इस बीपी मंडल आयोग ने 3743 जातियों की पहचान की, भाई ये जातियां हैं ये सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हुई है, यानी ये ओबीसी आएगी, ओबीसी में इनको शामिल किया जाएगा। ठीक है सर, ये 3743 जातियां जनसंख्या में लगभग 52% इनकी भागीदारी हुआ करती थी। और इन 52% में जो SC और ST है ना वो शामिल नहीं थे, ये अलग है, ये ओबीसी अलग है ना। फिर बीपी मंडल आयोग ने कहा कि भाई इन लोगों को, जो ये 52% लोग हैं, इन लोगों को आप 27% आरक्षण दे दो सरकारी नौकरियों में, जो शैक्षणिक संस्थान है उनमें। ठीक है साहब, मोरारजी देसाई ने कहा दे देंगे, दे दिया। इस प्रकार से 27% आरक्षण तो ओबीसी को दे दिया और SC और ST इनको कुछ आरक्षण दे दिया, तो टोटल मिला के कितना हो गया, 50% आरक्षण हो गया। उसके बाद मोरारजी भाई देसाई की सरकार गिर जाती है और कुछ मामला ज्यादा हो नहीं पाता है। इसके 10 साल बाद में, यानी कि 1980 में अपनी रिपोर्ट देता है आयोग, इसके 10 साल बाद में 1990 में सरकार बनती है वीपी सिंह की। किसकी, वीपी सिंह के प्रधानमंत्री में सरकार बनती है। वीपी सिंह जो है ये यहां पर लागू करने की बात करते हैं, भाई 27% जो आरक्षण है ना उसको हम लागू करेंगे। परंतु वीपी सिंह सरकार भी गिर जाती है, क्योंकि ये जो 90 का दशक था ना, आपको इस 90 के दशक में खूब सरकारें भारत में गठबंधन की सरकारें चलती है और खूब गिरती हैं, उठती है, गिरती है, हर दूसरे दिन नया प्रधानमंत्री आपको देखने को मिल जाएगा। परंतु फिर थोड़ी सी एक स्थायी सरकार बनती है पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्रित्व में 1991 में। तो पीवी नरसिम्हा राव ने ये आरक्षण फिर लागू किया फाइनली। तो लागू किसने किया, पीवी नरसिम्हा राव ने। और ये आरक्षण, ये आयोग किसने गठित किया था, तो ये मोरारजी भाई देसाई ने गठित किया था। 27% आरक्षण इन्होंने दे दिया ओबीसी को। साथ ही साथ इन्होंने 10% आरक्षण जो है वो EWS वालों को भी दिया था। तो देखो अभी जो 103वें संविधान संशोधन के माध्यम से दिया गया है वो ऑलरेडी पीवी नरसिम्हा राव ने 10% आरक्षण दे दिया था। पर पीवी नरसिम्हा राव ने किया क्या, यहां पर कोई संविधान संशोधन नहीं किया और ऐसे ही एग्जीक्यूटिव एक ऑर्डर के माध्यम से ये इनको आरक्षण दे दिया जाता है, दे दिया साहब। अब ये मामला चला जाता है सुप्रीम कोर्ट में 1992 ईस्वी में, और इसी को कहते हैं मंडल केस। क्योंकि मंडल आयोग की बात थी इसलिए इसको मंडल केस कह दिया जाता है। तो मंडल केस की बात करें तो इसी की बात होती है।
ये मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में ये बात कही जाती है कि भाई साहब ये जो आरक्षण इनको दे दिया गया ये तो समानता के अधिकार का उल्लंघन है, ये तो गलत बात है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने भाई कहा कि चलो भाई कोई नहीं, ये जो आरक्षण इनको दिया गया है ओबीसी वगैरह को, ये आरक्षण ठीक है, कोई इसमें गलत बात नहीं है, ठीक है, दिया जा सकता है। परंतु उन्होंने कहा भाई ये जो उच्च जातियों को आपने 10% आरक्षण दिया ना, ये गलत है, इसको अस्वीकार कर दिया। तो ये 10% आरक्षण सुप्रीम कोर्ट ने तब खारिज कर दिया था, ठीक है। परंतु 27% जो ओबीसी का आरक्षण था वो तो जारी रखा। पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 27% आरक्षण है ना, इसमें क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू होना चाहिए। अब ये क्रीमी लेयर क्या होता है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है ना, जो ओबीसी में भी जो क्रीम खा खा के ऊपर मोटे हो गए ना उनको, वो है क्रीमी लेयर में। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, भाई प्रमोशन में कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा, प्रमोशन में कोई भी आरक्षण आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है साहब। यानी आपने नियुक्त होते वक्त आरक्षण ले लिया, फिर आपको प्रमोशन में भी आरक्षण मिलना चाहिए, ये तो गलत बात होगी ना, तो अन्याय बात होगी। पर उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई ये आरक्षण जो आपने दिया है प्रमोशन में भी, ये 5 वर्ष तक जारी रह सकता है। परंतु आज ये आरक्षण 5 वर्ष आगे करके 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 अभी तक ये प्रमोशन जो है मैं आज भी प्रमोशन में हमें आरक्षण मिलता है। बाद में एम नागराजन तमाम जो है मामले आते हैं, ठीक है साहब। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई अगर कोई असाधारण परिस्थितियां हो जाए उनको तो आप छोड़ दो, बाकी मामलों में जो टोटल आरक्षण है वो 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। परंतु अब जब ईडब्ल्यूएस वालों को हमने आरक्षण दिया तो ये तो 50% से ज्यादा हो गया ना, 50% तो एससी एसटी ओबीसी वालों का था, 10% एक्स्ट्रा हो गया, तो ये तो 60% हो गया। तो आपको होगा सर ये तो बीपी मंडल केस में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है, तो बिल्कुल उल्लंघन है। परंतु इसमें हुआ क्या, इस बार सरकार ने संसद में बिल पास करवा के संविधान संशोधन ये करके और फिर 10% आरक्षण दिया है। इसलिए संसद में कानून बना के तो सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को ओवरराइड कर सकती है ना, तो यही इसमें हुआ है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई जो कैरी फॉरवर्ड का नियम है ना, कैरी फॉरवर्ड का नियम क्या है भाई, मान लीजिए 2020 में आपको 200 आदमी भर्ती करने थे, इसमें से आपको 27 आदमी मान लीजिए कि ओबीसी के भर्ती करने थे और तमाम इस प्रकार से आपको भर्ती करते जाना था। परंतु आपने ओबीसी के यहाँ पर 27 ना करके मान लीजिए कि सिर्फ 25 ही करें, है ना, और अगले साल बाद में जो ये 2 यहाँ पर थे वो जुड़ जाएंगे, तो मान लीजिए इस बार 2021 में भी 100 निकली, तो ये 2 और आप इसमें बैकलॉग वाली जोड़ोगे, तो इसमें भी ये जो कैरी फॉरवर्ड में भी ये ओबीसी का वाला जो है ये लागू होना चाहिए 50% वाला। यानी अब इनमें भी 50% से ज्यादा ओबीसी को या एससी एसटी को नहीं दिया जाना चाहिए। कहीं आप कह दोगे सर ये बैकलॉग वाला था इसलिए सारा हमने दे दिया, अब बैकलॉग वाला है सो है, गया सो गया, पर अब यहाँ भी वो 50% का आरक्षण का नियम लागू होना चाहिए, ठीक है साहब, यही इसमें, ठीक है। इस टाइम भाई ये 2019 में जो ईडब्ल्यूएस वालों को 10% दे दिया गया था, वही बातें सब यहाँ पर लिखी हुई हैं, है ना। जो ग्रुप ए है उसके ऊपर ग्रेड के पद हो, मंत्रिमंडल के सचिवालय के वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से वर्गीकृत हो, उन्हें विज्ञान परिशुद्ध और अव्यवहारिक विज्ञान की आवश्यकता वाले पद तक हो, है ना, ये वाली इसमें बातें हैं। देखो अब यहाँ पर है कि कुछ ऐसे पद भी होंगे जहां पर आरक्षण से जिन्हें मुक्त रखा जा सकता है। क्या भाई, कुछ ऐसे हो जाए कि कुछ ग्रुप ए के पद हों जिन्हें सरकार कहती है भाई इनको तो हम जो है यहाँ पर आरक्षण वगैरह नहीं देंगे, या हो गया कि कुछ वैज्ञानिक और तकनीकी रूप के कोई पद हों उनमें हम आरक्षण नहीं देंगे। भाई जहां पर वैज्ञानिक और तकनीकी की जरूरत है वहां आरक्षण के माध्यम से कोई आदमी चला गया और उसको वो सब चीजें उतनी नहीं आती है, तो फिर तो वो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो इन्होंने कहा भाई इस चीज में हम क्या करेंगे, आपको आरक्षण नहीं देंगे। कोई शोध कार्य के लिए पद होगा तो उसमें आरक्षण नहीं देंगे, ठीक है साहब, और है ना, तो इन सब चीजों में वो आरक्षण आपको नहीं देंगे, ठीक है साहब। अब आ जाता है अगला आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में क्या कहते हैं, अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत के अंत की बात ये करता है। छुआछूत के अंत की बात, अब आप कहोगे सर छुआछूत क्या होता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भाई ये मामला उठाया कि भाई ये छुआछूत होता क्या है। तो कर्नाटका हाईकोर्ट जो है, उस कर्नाटका हाईकोर्ट ने कहा कि छुआछूत का मामला कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये परंपरागत रूप से भारत के समाज में ऐसा अपनाया जा रहा है, यही छुआछूत। तो उसके बाद में इस आर्टिकल में लिखा गया है कि छुआछूत करना जो है वो कानूनी अपराध है और ऐसा नहीं किया जा सकता। यानी अस्पृश्यता से उपजी कोई नियोग्यता है उसको लागू नहीं किया जा सकता है। कल को कोई कहते भाई आप तो एससी एसटी से आते हो, आप या तो तथाकथित छुआछूत वर्ग से आते हो, वैसे होता कुछ है नहीं ऐसा,
तो उस वर्ग से आते हो इसलिए हम आपको ये काम नहीं करने देंगे, आपको मंदिर में प्रवेश नहीं है, आपको इस ये वाली जॉब नहीं देंगे, आप होटल में नहीं जा सकते हो, आप तमाम काम नहीं कर सकते हो। तो ये अस्पृश्यता का अंत यहाँ पर किया गया। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे कानून के अनुसार दंड दिया जाता है। अब भाई संविधान में तो लिख दिया गया, पर संविधान में लिखे हुए को लागू करने के लिए कोई तो कानून चाहिए, तो बिल्कुल चाहिए। तो ऐसा कानून संसद ने बनाया, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955। बाद में इसको 1976 में सिविल अधिकार अधिनियम का नाम दे दिया गया 1976 में। ठीक है, अब देखो इस संविधान जो ये छुआछूत है या अस्पृश्यता शब्द है, इसको न तो संविधान में और न ही किसी अधिनियम में परिभाषित किया गया है। तो यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछती है कि अस्पृश्यता शब्द को संविधान में परिभाषित किया गया है, तो बिल्कुल इसे परिभाषित नहीं किया गया है। ये तो मैसूर उच्च न्यायालय जो हुआ करता था ना, उसने ये कहा था कि भाई ऐसा प्रयोग जो है वो ऐतिहासिक है, भारत में ऐसा इस्तेमाल किया जाता है। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको जन्म के आधार पर ही कुछ जातियों के जन्म के आधार पर ही कुछ सामाजिक नियोग्यता लाभ दी जाती है, यही छुआछूत है। फिर उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाता है, धर्म संबंधित सेवाओं से उनका बहिष्कार किया जाता है, भाई उनको मंदिर में नहीं जाने दिया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद आता है उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18। उपाधियों का अंत का मतलब क्या है? आपको अगर याद हो तो संविधान लागू होने से पहले या आजादी से पहले हमारे यहाँ अलग अलग प्रकार की उपाधियां दी जाती थी। राय बहादुर, राजाधिराज परम भट्टारक, इस प्रकार की अनेक उपाधियां दी जाती थी। परंतु अब किस प्रकार की उपाधियां रखना मना है। भाई कोई राजाधिराज परम भट्टारक उपाधि रखेगा तो इसका मतलब क्या होगा? ये तो समानता के विरुद्ध है ना। इसके सामने जो दूसरा आदमी खड़ा होगा, उस आदमी तो वो तो आदमी तो अपने आप को छोटा महसूस करेगा ना इससे। तो छोटा महसूस क्यों करना भाई, सब आदमी बराबर है, तो इसलिए ये नहीं लगा सकते। अब आप कहोगे सर हमने तो देखा कि मेवाड़ के महाराणा तो अभी भी हैं, भाई उदयपुर में जो है वो बैठते हैं अभी भी मेवाड़ के महाराणा। तो देखो वो महाराणा महाराजा जो हैं वो अपने घर पे हैं, वो अपने नाम के आगे मेवाड़ महाराणा तमाम सिंह जी ऐसा करके वो नहीं लगा सकते। ठीक है साहब, अब आप कहोगे सर फिर तो उपाधि तो ये भी होगी ना, भारत रत्न हो गया सर, हमने तो ये भी सुना, पद्मश्री हो गया, हमने तो ये भी सुना, पद्म भूषण हो गया, पद्म विभूषण हो गया। तो देखो ये कोई उपाधियां नहीं है। सेना और शिक्षा, इन दोनों चीजों को छोड़ दिया गया है इसमें। उपाधियों के अंत में सेना और शिक्षा से संबंधित उपाधियों को छोड़ दिया गया है। भाई सेना और शिक्षा में उपाधियां इसलिए रखी गई है ताकि लोग जो है और भी इस मामले में आगे बढ़े। कोई आदमी शिक्षा ग्रहण करके अच्छी उपाधि धारण करता है तो अच्छी बात है ना, बजाय कि कोई आदमी राजाधिराज महाराजाधिराज परम भट्टारक की उपाधि ग्रहण कर रहा है और लोगों को छोटा दिखा रहा है। परंतु अब ये जो इनको ये पद्मश्री, भारत रत्न और ये दिया गया है, इनमें भी अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते, उपसर्ग और प्रत्यय के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे सचिन तेंदुलकर जो है, इनको भारत रत्न मिला हुआ है, तो कल को भारत रत्न जो है सचिन तेंदुलकर ऐसा कहने लगे अपने नाम के आगे कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, तो ऐसा इस्तेमाल वो अपने नाम के आगे नहीं कर सकते। सचिन तेंदुलकर भारत रत्न ऐसा भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, अपना जो लेटर हेड है वहां पर इस शब्द का वो मेंशन जरूर कर सकते हैं, परंतु वो ऐसा नहीं कर सकते कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर बता रहे हैं, ऐसा शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना। ये देखो शिक्षा और सेना संबंधी उसकी सिवाय उपाधि नहीं दी जाएगी, ये बात यहाँ पर हो गया। ये देखो ये पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री की बात यहाँ पर उठी, तो न्यायालय ने कहा कि भाई ये पुरस्कार है, उपाधियां नहीं है। अनुच्छेद 18 में जो वर्णन है वो उनका उल्लंघन नहीं करता है, अगर ये पद्म भूषण, पद्म विभूषण वगैरह कोई शब्द का इस्तेमाल करता है। वैसे भी इनको प्रत्यय या उपसर्ग के तौर पर इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब जो ये पुरस्कारों की बात है, तो ये पुरस्कार पद्म विभूषण, पद्मश्री, भारत रत्न, ये 1954 में इनकी शुरुआत की गई थी। एक बार 1977 में मोरारजी भाई देसाई की सरकार जब बनी थी तो उस सरकार ने इनको जो है क्रम इनका एक बार तोड़ दिया था। बाद में 1980 से फिर इंदिरा गांधी सरकार ने इनको लागू कर दिया था। तो ऐसा स्टेटमेंट यूपीएससी ने पूछ लिया था एक बार कि ये जो पुरस्कार है, ये पुरस्कार जो है ये इनकी शुरुआत कब हुई थी? तो इनकी शुरुआत हुई थी 1954 में इनकी शुरुआत की गई थी, और मात्र एक बार जो है, मात्र एक बार इनका क्रम तोड़ा गया है। कल को कहते हैं 2 बार क्रम तोड़ा गया, 3 बार नहीं, सिर्फ एक बार ऐसा है कि इनका क्रम तोड़ा गया है। तो ये हो गया अपना क्या, समानता का अधिकार।